नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम पढ़ेंगे एक टोकरी भर मिट्टी। पिछले शस्त्र में हमने चंद्रदेव से मेरी बातें और धुलाई वाली दो कहानियां हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज हम चर्चा करेंगे एक टोकरी भर मिट्टी में। एक टोकरी भर मिट्टी की, जैसे ये कहानी में अगर हम एक शब्द में इसको विस्तार वर्णित करते हैं तो इसमें क्या कहा जाएगा कि इसमें अहंकार और स्वार्थ का चित्रण है। अहंकार और स्वार्थ किसका था? जमींदार का था। इसमें एक बुजुर्ग महिला भी है, गरीब परिवार से है, और उसके ना तो लड़का है ना बहू है, बस एक पोती है। वो उसकी झोपड़ी जो है जमींदार रख लेते हैं, और उस तरह जब बुजुर्ग महिला उनसे कुछ शब्द बोलती है तो जमींदार का हृदय परिवर्तन होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी 1900 ईस्वी की रचना है। किसकी है? माधवराव शप्रे की रचना है। तो ये एक टोकरी भर मिट्टी किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। वो महिला कैसी थी? गरीब थी, अनाथ थी और विधवा थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा लें, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। जमींदार जो थे उनका महल उसी झोपड़ी के पास था, तो उन्होंने कहा कि इस झोपड़ी को हटवा देते हैं और हम अपना कुछ जमीन जो है बढ़ा लेंगे। पर वो विधवा तो कई वर्षों से वहीं रह रही थी, तो वो हटने का नाम नहीं ले रही थी। उसके बाद उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र उस झोपड़ी में मर गया था। उसका पति भी और उसका पुत्र भी, और पतोहू यानी उसकी बहू भी एक 5 बरस की कन्या छोड़कर चल बसी। वो भी एक्सपायर हो गई थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती तो मारे दुख के फूट फूट रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई। यानी बिल्कुल जीवित रहना पर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं, यानी हमारी ऐसा लगता है हमारी बॉडी सक्रिय ही नहीं है, निष्क्रिय हो चुकी है। उसके बाद उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, यानी जो भी उन्होंने किया सब कुछ निष्फल हो चुका था। वो जब झोपड़ी नहीं छोड़ रही थी, तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थे ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। उसके बाद एक दिन श्रीमान यानी जो जमींदार था उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बता रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। क्या लेकर पहुंची? हाथ में एक टोकरी। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना, महत्वपूर्ण है याद रखना, खाना पीना छोड़ दिया। क्या छोड़ा उसकी पोती ने? ये क्वेश्चन आ चुका है, एनटीए पूछ चुका है
कि उसकी पोती ने क्या छोड़ा, तो खाना पीना छोड़ दिया। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह नहीं मानती। यह कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसकी का चूल्हा बनाकर, एक टोकरी भर मिट्टी लेकर क्या बनाएगी? चूल्हा। चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दे दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी, यानी जमींदार ने आज्ञा दे दी। उसके बाद विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि उसकी पुरानी यादें वहीं पे जुड़ी थीं, उसके पति, उसका बेटा और उसकी बहू। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो एकदम से भावुक हो गई। आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब तो पहले बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैर पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े, खुद से ही आगे बढ़े। लेकिन क्या होता है उसके बाद? ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से एक हाथ भी ऊंची ना हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, यानी आप किसी भी प्रकार के मेरी बात सुनकर आप नाराज ना हो, गुस्सा ना हो करें। आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती है या सकती है, तो और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर। ये याद रखना कि विधवा ने उनसे क्या कहा था, जमींदार से, कि उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे। आप ही इस बात पर विचार कीजिए। फिर कितनी टोकरियां मिट्टी पड़ी थी? हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी थी। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं और कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी उसे वापस दे दी। तो ये थी एक झोपड़ी भर मिट्टी की कहानी। तो उनकी पोती ने क्या छोड़ा था जब वो झोपड़ी से खाना पीना छोड़ दिया था? वो एक टोकरी भर मिट्टी किस लिए लेने आई थी? चूल्हा बनाने के लिए। उस झोपड़ी में जो विधवा स्त्री थी उसका कौन कौन रहा था? कौन? तो उसका पति भी और बेटा भी और बहू भी, और वो तीनों इस समय कहाँ थे? तो वो एक्सपायर हो गए थे। तो आज के शस्त्र को फिर यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले शस्त्र में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। और ज़्यादा बड़ी कहानी भी नहीं है, बस 1 पेज की कहानी है, तो आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। खुद से भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, कोई इतना इशू नहीं है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा। नाटक जो है हमारे वो काफ़ी बड़े हैं, तो उन्हें पढ़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर